हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना अकेडमी। आई नो आप जरूर सोच रहे होंगे कि पिछले एक दो हफ्ते से लगातार आपकी कोई भी वीडियो आई नहीं है और आज अचानक ही एक वीडियो अपलोड हो रही है। देखिए, इसके दो कारण हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि एक्चुअली मुझे टीचर की ट्रेनिंग के लिए मुझे एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट शहरों में जाना पड़ रहा था, जिस वजह से क्या हो रहा था कि मेरे पास प्रॉपर्ली टाइम ही नहीं मिल पा रहा था वीडियो को अपलोड करने के लिए। और साथ ही साथ ये बात भी सच है कि मेरे को मन ही नहीं कर रहा था वीडियो को अपलोड करना। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो कितनी सारी वीडियोस जो है मैंने अपलोड की हुई हैं और उसमें से भी पसंद सारे करते हैं, नो डाउट पसंद सारे करते हैं। बट ज़्यादातर मैंने देखा कि वीडियोस आप लोग सिर्फ तभी देखते हैं जब एग्जामिनेशन होता है, उसके अराउंड ही देखते हैं, तो ऑब्वियस इतने सारे व्यूज़ नहीं आते उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ यार, बट उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मन जरूर कर जाता है कि छोड़ो यार, क्या करना है इस चीज़ को। बट जिस टाइम अपने कमेंट्स पढ़ रहा होता तो आप लोगों के कमेंट्स देख के मेरा फिर से एकदम से मोटिवेशन आ जाती है। जैसे आज की बात है, मैं आज अपने मेल्स चेक कर रहा था तो आप में से ही किसी का एक बहुत ही प्यारा एक मेल आया। जो नाम लिखा है वो है आई थिंक अहाना नंदी करके है। एंड उनका एक बहुत ही प्यारा एक ईमेल मेरे पास आई है रिगार्डिंग दैट कि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया क्लास 10th बोर्ड के अंदर। एंड अब वो 11th एंड 12th जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। एंड वो यही चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाने मतलब ना छोड़ूं। जब मैंने रिजल्ट्स को देखा और जब मुझे लगा कि नहीं यार, आप लोगों में से कई लोग अभी भी चाह रहे हैं कि लगातार मैं वीडियो अपलोड करता जाऊं, तो बस एक फिर से ट्राई करने जा रहा हूं वीडियोस को अपलोड करने की। तो अभी मैं शुरुआत ऑफ कोर्स कर रहा हूं 10th के साथ। मैंने ऑलरेडी आपको क्लास 1 जो है वो अपलोड कर दिया है। क्लास 1 नहीं, मतलब मैंने चैप्टर नंबर 1 जो इसका है क्लास 10th ICSE फिजिक्स का, वो मैंने अपलोड कर दिया था। और जो दूसरा चैप्टर है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है, अब थोड़ा सा पेस मैं बढ़ाऊंगा अपना। जल्दी से जल्दी आपका जो सिलेबस है वो मैं कवर करता जाऊंगा। इवन 9, 10th, 11, 12th इन चारों का ही करूंगा। एंड थोड़ा सा लंबी वीडियोस बनाऊंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मुझे अपलोड करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम पे सिलेबस खत्म हो सके, ठीक है। और अगर आप में से कई लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री का कर लीजिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ, ऑफ कोर्स मैंने खुद नॉन मेडिकल करी है। केमिस्ट्री क्या, मैं मैथ्स की वीडियोस भी बना सकता हूँ। और मैंने आई थिंक क्लास 10th की एक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो भी अपलोड करी हुई थी। बट बात सिर्फ इतनी है कि अभी जो मेरे पास टाइम है उसमें मैं फिजिक्स की ही वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ और मैं उसी पे ही वर्क करूंगा। केमिस्ट्री के लिए चाहे वो 9th हो चाहे वो 10th हो, उसकी सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर ही सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है। देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे है, थोड़ी सेटिंग्स चेंज हुई है, अदरवाइज जो थ्योरी है वो कंटेंट है वो एक्जैक्टली सेम है। तो अगर आप वो पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बट मैं जो फिजिक्स के रिलेटेड 9, 10th, 11, 12th इन सबको अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये सब सिलेबस खत्म हो 12th तक का। एंड उसके बाद में फिर IIT, JEE, नीट इन सब की तैयारी, IB करिकुलम, उन सब के बारे में मैं वीडियोस अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, अब मैं इसी के अराउंड नहीं रहना चाहता। तो इसलिए फटाफट मैं आप लोगों के लिए पहले ये खत्म कर देता हूँ, फिर बाकी करिकुलम्स की जो वीडियोस हैं वो भी मैंने अपलोड करनी है। तो चलिए, बातें काफी हो गई हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वर्क पावर एनर्जी। एंड इस वर्क पावर एनर्जी के अंदर मैंने आपको काफी कुछ जो है स्टार्ट इसमें करवा दिया है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को एक एक बात अच्छी तरह समझ में आए। और एक बात आपको बता दूं, जो मैं इतनी सारी ट्रेनिंग के लिए मैं स्कूल की तरफ से जाता हूँ, उन सब में एक बात तो बहुत क्लियर हो रही है कि आने वाले जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स होंगे उनके मतलब जो पेपर्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल होने वाला है। तो अगर आप एक अच्छा मार्क स्कोर करना चाहते हो इन बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर, तो आपको कंटेंट पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कंटेंट के कॉन्सेप्ट पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रैमिंग के चक्कर में हो और आपको लगता है कि नहीं बस टू द पॉइंट थोड़ा सा पढ़ेंगे और हमारे नंबर आ जाएंगे, तो फिर उतने ही नंबर आएंगे, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो ज्यादा कंसेप्चुअल पेपर होने वाला है। तो चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करते और जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत करनी है वर्क के साथ। पहले ये जानते हैं कि वर्क एग्जैक्टली होता क्या है, और उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट करेंगे और इसे कंसेप्ट को एक्चुअली में समझेंगे कि एक्चुअली में वर्क होता क्या है। और अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना पड़ा तो कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे, उनके रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो मतलब काफी कुछ स्टडी करने वाले हैं। देखो, अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है ना, तो सिर्फ वीडियो को देखिए मत,
साथ ही साथ एक नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, जो मैं एटलीस्ट यहां लिख रहा हूं वो लिखो, थोड़ी प्रैक्टिस होगी। जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आएगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसके एंड में जो इसके न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को दोबारा वो मिल जाए। हाँ, एक बात और है, न्यूमेरिकल के दौरान ना कई लोग मुझे मैसेज कर देते हैं, सर हमारा आंसर कुछ और आ रहा है और आपने कुछ और किया हुआ है। प्लीज बात को समझे, न्यू करिकुलम के हिसाब से जब आपकी बुक चेंज हुई थी उसके अंदर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी हुई है। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी हुई तो ऑब्वियस आंसर अलग ही आएगा, बट मेथोडोलॉजी वही है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। तो इसलिए जब आप कोई मैसेज इस तरह का मुझे लिखते हो तो काइंडली वो देखो कि जो क्वेश्चन यहां दिख रहा है या जो न्यूमेरिकल यहां दिख रहा है उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज वही हैं कि डिफरेंट है। तो मेथोडोलॉजी को फॉलो करोगे तो एग्जैक्टली वही सेम आंसर आएगा जो आपकी बुक के अंदर है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए वर्क की शुरुआत करते हैं यार, कि वर्क होता क्या है, वर्क हम कब कहते हैं कि हुआ है। देखिए एक सिंपल सी बात आपको बताऊंगा कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और आप उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हो, और फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर उस बॉडी में कोई भी मूवमेंट आती है आपकी, ठीक है, कोई भी मूवमेंट आती है मतलब वो मूव करता है, तो समझ जाइए कि उस बॉडी पर काम हुआ है, मतलब वर्क इज सेड टू बी डन। तो इसका मतलब यही है, अगर आप इसको दूसरी तरीके से समझना चाहते हो तो मैं ऐसे भी बोल देता हूं कि सपोज कर लो कि आपके पास ये एक वॉल है और आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और आप भी जानते हो कि वॉल बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, ठीक है, मूव नहीं करेगा। क्योंकि ये मूव नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि इस पे कोई भी वर्क नहीं हुआ है। तो बस सिंपल सी बात है यार कि मेरे पास एक बॉडी है, बॉडी पे आपने फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से बॉडी आपकी मूव कर रही है। अगर बॉडी मूव कर गई तो आप बोलेंगे कि उसमें वर्क हुआ है, और अगर बॉडी नहीं मूव कर रही तो आप बोलेंगे वर्क नहीं हुआ है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सबसे बड़ी बात है कि हमें वर्क अब कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए मैं आज आपको उसके बेसिक्स के बारे में पहले अच्छी तरह समझा देता हूं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अपने वर्क को, ठीक है, वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले तो मैं आपको यह समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक का मास m मान लेते हैं, मैंने उस पर एक फोर्स अप्लाई करी, लीजिए मैंने फोर्स लगा दी और फोर्स की वैल्यू यहां पे f है। फोर्स लगाने से ये जो बॉडी है ये आपकी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, मतलब यहां से यहां तक वो डिस्प्लेस हो रही है और डिस्प्लेसमेंट आपका s है। ऐसे कंडीशन में अगर मैं वर्क को कैलकुलेट करना चाहूंगा तो वर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि वर्क का सिर्फ मतलब यही नहीं होता कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो गलत है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है। देखिए इसके मतलब को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, प्लीज इसको समझना। कि सपोज कर लीजिए बेटा कि मेरे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एंगल हमारा यहाँ पे थीटा है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक की ये हमारी एस डिस्प्लेसमेंट है। ये नाम दे देता हूं इसका ए, इसको बी और इसको सी नाम में यहां पे दे देता हूं, ठीक है। पहले तो आप इस बात को समझें। अब क्या हुआ कि एक चीज और मैं यहां पे करना चाहूंगा थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाए। ये इसको थोड़ा सा हटा दो यार, एक मिनट, थोड़ा ना मैं एक्चुअली कुछ और बनाना चाहता हूं, मैं ब्लॉक बनाना चाहता हूं सबसे पहले। हाँ ये ब्लॉक हो गया, अब ठीक है। मैं कह रहा था यार कि यहां ए से लेके बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, हमारे पास एस डिस्प्लेसमेंट है। तो इस टाइम क्या हुआ कि मैंने ना इस बॉडी पे फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ठीक है। आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ब्लॉक कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं जाने वाली। तो क्या होगा, जो ब्लॉक है वो आपकी एक्चुअली में ए से बी की तरफ जाएगी, ना कि ए से सी की तरफ। लेकिन मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर आप वर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको कैलकुलेट करेंगे और तभी उसका आंसर आप निकाल सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर इसी साल, जो पिछले साल जो भी हमारा बोर्ड का पेपर होके गया है, उसमें एक एमसीक्यू भी दिया हुआ था। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आप वो आंसर दे सकते थे, अदरवाइज नहीं दे सकते थे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर आपके बारे में आएगा सर एक बात बताइए
इस कंडीशन में फोर्स तो आपकी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, बट ब्लॉक तो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं वर्क फाइंड कैसे करूंगा? तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है। देखिए, सबसे पहले बात है कि ब्लॉक जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो मैं ए पॉइंट को अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूं। मैं थोड़ा अलग कलर का यहां पे इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया। अब अगर मैं ब्लॉक को धक्का मारूंगा, ऑफकोर्स ब्लॉक जो है वो मेरा बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, बट अगर मैं हॉरिजॉन्टली देखूं तो वो मेरा यहां से शुरू हुआ और वो यहां पे आके खत्म हो गया। तो हॉरिजॉन्टली वो एक्चुअली कहां से कहां जा रहा है? ए से सी तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या बोलता हूं कि मैंने फोर्स लगाया, ब्लॉक तो ए से बी गया, लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टली सिर्फ चेक कर रहा हूं कि कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो मैंने कहा यार पहले यहां पे था, वो ए पॉइंट पे था, फिर बी पॉइंट था, बी पॉइंट के जस्ट नीचे सी पॉइंट है, तो मतलब ये कि ए से सी हॉरिजॉन्टल जो है डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है। तो मतलब यह है कि अगर मुझे वर्क को कैलकुलेट करना है तो इस केस में फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ए सी को, और तब जाके मुझे मेरा वर्क मिलेगा। अब बात को समझ पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें गलती बिल्कुल मत करना। अच्छा, अगर मैं ये सिचुएशन देता आपको, सपोज, देखिए मेरा काम है कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करना ताकि आप कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल के आंसर दे सको, इसलिए वीडियोस को ध्यान से देखना, समझना मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे। अगर मान लीजिए कि ब्लॉक ऐसे है आपका, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट मान लो फिर से वही एस है आपका ए से बी का, लेकिन इस टाइम जो फोर्स है मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इस टाइम जो फोर्स है मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं। तो अब इस केस में वर्क क्या होगा? तो बेटा इस केस में जो वर्क होगा वो आपके पास फोर्स इंटू ए बी होगा। प्लीज बात को समझे, मैंने फोर्स इस बार इस तरफ लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी फिर मैं इसी डायरेक्शन की ही मेजर करूंगा, और जो कि इस केस में एस है, तो इस वजह से यहां पे एफ इंटू एस आएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या था कि फोर्स में हॉरिजॉन्टली लगा रहा था, ब्लॉक मेरा इंक्लाइंड होकर ऊपर जा रहा था, तो मैंने वो डिस्प्लेसमेंट लेनी है जो मेरे फोर्स की डायरेक्शन में होती है, जो कि इस केस में एसी है, और एसी को यहां पे हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि ये एंगल थीटा है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाए वो आपका बेस है। और ऐसे कंडीशन में अगर मैं cos थीटा फाइंड करूं तो वो मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज देता है। बेस इस केस में एसी है, हाइपोटेन्यूज मेरा एस है, तो आप देख सकते हो कि बेस जो कि मेरा यहां पे एसी है वो मेरे पास एस cos थीटा यहां पे आ चुका है, और यही एस cos थीटा इस वर्क के अंदर में मल्टीप्लाई करके अपना आंसर को निकालूंगा। सो फाइनली मेरे पास बेटा वर्क को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ चुका है। वर्क को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम अपने वर्क को कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब एक बार फिर से क्रक्स बना देता हूं, इसका एक सिंपल सा वर्जन बना देता हूं। देखो सिंपल सी बात यह है यार कि अगर मान लो फोर्स आपकी एक्ट कर रही है इस तरीके से कि वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, तो उस कंडीशन में वर्क को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, दैट इज W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अगर आप ये अप्लाई करोगे तो आपको आपका वर्क मिल जाएगा। क्लियर? गुड। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, एक बार फिर से अच्छे से देख लो, यही नोट करना है आपने, ठीक है? आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ वर्क की, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बात करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ वर्क इस बात पे डिपेंड करता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। अब मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए हमारे पास ना एक्चुअली 3 तरह के वर्क होते हैं, मैं तीनों को आपको यहां पे एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए, और कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा साथ साथ ताकि आपको और क्लैरिटी हो उसके बारे में। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि जब हम मान लीजिए कि इस कंडीशन में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। सो पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या है? देखिए पॉजिटिव वर्क का मतलब है कि वर्क की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। तो देखिए सबसे पहली बात, हमारा जो वर्क है उसका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में ये जो थीटा है ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपका थीटा एंगल लाई कर रहा है 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में, देखिए मेरी बात यहां पे समझना, ये सिंबल का मतलब समझो क्या है सिंबल का। इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है बट कभी 90 नहीं हो सकती। तो 0 से लेके 89 तक कोई भी एंगल अगर मैं डालूंगा तो वर्क की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 से लेके 89 तक एग्जैक्टली पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर आप मुझे बोलते हैं सर मुझे यह पता करना है कि मैक्सिमम वर्क कब लगेगा, मैक्सिमम वर्क कब लगेगा, मैं बोलूंगा बेटा मैक्सिमम वर्क सिर्फ तभी लग सकता है जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और कौन सी वैल्यू पे होता है? वो होता है 0 डिग्री पे। क्यों?
क्योंकि यार cos जीरो की वैल्यू होती है 1, दैट इज द रीजन वाई। तो यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई मेरे पास एक ब्लॉक है या कोई भी बॉडी है, उसमें मेरी फोर्स और मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री और कोस जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1। उस टाइम जो वर्क होगा वो आपके पास मैक्सिमम होगा। अब आपका सवाल आ सकता है कि सर पॉजिटिव वर्क का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मुझे कंसेप्ट पे काम करना है। देखिए एक्चुअल मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब होता है गेन इन एनर्जी, गेन इन एनर्जी, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। देखिए आप भी जानते हैं कि अगर बॉडी मेरी रेस्ट पे हो तो रेस्ट बॉडी पे मान के चले हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, जमीन पे रखा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, तो उस टाइम उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं उसमें फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट पता कर दूंगा तो मतलब वो बॉडी आपकी मूव करने लग जाएगी। मूव करने का मतलब है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो सवाल यह है कि काइनेटिक एनर्जी उसमें आई कहां से, तो उसका जवाब यह है कि मैंने उस पर फोर्स लगाया और जब मैं उस पर फोर्स लगा रहा था उस टाइम मेरे में से थोड़ी सी एनर्जी उस ब्लॉक में ट्रांसफर होगी। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के वर्क करते हो तो आप में से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है उस ब्लॉक के अंदर, और वो कोई एनर्जी नहीं होती, वो एक्चुअली में आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप उसको कहां पे कैसे मतलब उसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, क्या उसकी आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, साइज चेंज कर रहे हो, या आप उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि किसी के अंदर जब भी कोई एनर्जी आती है वो वर्क की वजह से आती है, वो ऐसे नहीं आती अपनी मर्जी से, हवा से नहीं आ जाती, ठीक है। तो हमेशा एक बात को समझे कि इस केस में जो वर्क होगा वो हमारे पास यहां पे इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो होगा एक। अच्छा मैं एग्जांपल भी दे दूं साथ साथ, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। चलो ठीक है। सो देखिए बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो यार मेरे पास एक ब्लॉक है, अगेन उसका मास m है। अब इस केस में इसके नीचे जो यहां पर फोर्स एक्ट कर रही है वह फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिए, इसको नोट कर लो अच्छे से, क्योंकि आप लोगों में से काफी को यही नहीं पता होता कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपके न्यूमेरिकल में पूछा गया हुआ है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होती है m इंटू जी, मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हम इसको कहते हैं, और इसी को और कुछ नहीं कहते तो हम वेट ही कहते हैं, और कुछ नहीं है, ये जस्ट अ वेट। इसका जो यूनिट है वो न्यूटन होता है या तो केजीएफ होता है। साथ साथ बता भी देता हूं यार कि अगर आपको एक केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जी की वैल्यू से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को जी से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको ऑटोमेटिकली न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ यू कन्वर्ट दिस। चलिए मोटी मोटी बात करते हैं यार कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें वैल्यू आपकी जिसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा mg आपका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी। तो ये रही आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए सिंपल सी बात है, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री, और इस केस में आपके पास पॉजिटिव वर्क होगा, और जिसकी वजह से इस बॉडी को जब आप ड्रॉप करते हो तो उसके अंदर एक पहले एक्सेलरेशन आती है और वो एक वेलोसिटी अटेन करता है जो कि काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंदर फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, थीटा 0 हो गया, वर्क आपके पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और ये हमारा सबसे पहला टाइप हो गया। अब हम टाइप 2 की बात कर लेते हैं यार, जिसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यार नेगेटिव वर्क का मतलब होता है जब वर्क की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए। वर्क की वैल्यू नेगेटिव में आने का क्या मतलब होता है? अच्छा एक बात बाद में आपको और भी बताऊंगा, आपकी बुक में ही दिया हुआ है कि वो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, वो छोड़ दो, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके सो बात करेंगे बेटा नेगेटिव वर्क की। सो नेगेटिव वर्क क्या है? अच्छा मैं देखूं और कुछ रह तो नहीं गया आपका इसमें। ये वाला पार्ट मैंने करा दिया है, ये भी हो गया। हाँ वर्क डन 0 का वो मैं बता देता हूं आपको, वर्क 0 कब होता है तब बता दूंगा। चलिए अब हम बात करें पहले नेगेटिव वर्क की। यार नेगेटिव वर्क कब होता है? जब आपकी थीटा की वैल्यू लाई करे 180 डिग्री और 90 के बीच में। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे एक डैश का निशान लगाया, मतलब थीटा की वैल्यू 180 के बराबर हो सकती है, 180 के बराबर हो सकती है बट 90 नहीं हो सकता। तो मतलब 91 से लेके 180 तक आप कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए, कोस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है वहां पे, इसलिए जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव वर्क आएगा। बात अगर कोई बोलेगा सर मैक्सिमम नेगेटिव वर्क बताओ, मैक्सिमम, तो मैं बोलूंगा यार थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री पुट कर दे, क्योंकि कोस थीटा की
जो मैक्सिमम वैल्यू है नेगेटिव में वो -1 होती है, और वो किस एंगल में होती है, वो 180 डिग्री एंगल पे होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, अच्छा एक बात और, सर इसका रियल मतलब क्या है, क्या मतलब है नेगेटिव वर्क का, मतलब है लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। आपने देखा ना, जब एक ग्राउंड में एक बॉल को जब आप मूव करवाते हो, आफ्टर सम टाइम वही बॉल अपने आप ही रुक जाती है, राइट, वो स्टॉप हो जाती है। क्यों होती है स्टॉप? आप बोलेंगे सर उसमें फ्रिक्शन एक्ट करती है। मैं बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने, फ्रिक्शन एक्ट करती है। फ्रिक्शन कहां एक्ट करती है? आप बोलेंगे पीछे की तरफ, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, ये आपकी फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ थी? आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ थी, है कि नहीं? तो हमने क्या देखा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इसमें एंगल है 180 डिग्री का। तो फ्रिक्शन ने इसके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने की वजह से इस पे नेगेटिव वर्क कर दिया, और नेगेटिव वर्क करने की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर जितनी भी किनेटिक एनर्जी थी उसका लॉस हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। और यही मतलब होता है लॉस इन एनर्जी का, यही मतलब होता है नेगेटिव वर्क का। सो जैसे मैंने कहा कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पे वैल्यू -1 होती है, तो तुम्हारे पास मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा किसी एक डायरेक्शन में। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आप जो फोर्स है, जो कोई भी फोर्स है जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, जैसे फ्रिक्शन की बात ही कर लूं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा, बट नेगेटिव वाली वैल्यू पे। तो उसका मतलब है कि वो उसकी ज्यादा एनर्जी को उड़ा सकता है, डिसिपेट कर सकता है। तो ये मतलब होता है बेटा नेगेटिव वर्क का। एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझना चाहते हो तो बहुत सिंपल है यार। जैसे मान लीजिए कि वो मेरे पास एक बॉल है यार, ठीक है, बॉल का एक मास है, उसका मास का जो वेट है, वेट मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो mg है, वो तो ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। बट मैंने क्या किया यार कि इसके ऊपर ना एक फोर्स प्रोवाइड करी, और फोर्स करवा के ना उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया मैंने, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया, वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया। अब प्लीज बात को समझना, मैं कह रहा हूं, मैं डिटेलिंग पे जाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बात कर रहा हूं। जिस टाइम मैंने इस पे ये फोर्स लगाई थी, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से इसका वर्क पॉजिटिव था। वर्क क्या था? पॉजिटिव था। और उस पॉजिटिव वर्क की वजह से बॉल को मिलती है एनर्जी, और उस एनर्जी की वजह से बॉल जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूं, मैंने उसमें फोर्स प्रोवाइड किया, उस फोर्स की वजह से वो ऊपर की तरफ जाना, मूव करना शुरू कर देता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ है, तो मतलब है कि वर्क पॉजिटिव हो गया है, मतलब इसने एनर्जी को गेन कर लिया है। अब एनर्जी गेन करने के बाद अब ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। लेकिन ये जो वेट है, ये वेट एक्ट कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी कहां हो रही है? ऊपर की तरफ हो रही है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री का। तो मतलब ये जो वेट है क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है नेगेटिव वर्क। क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेगेटिव वर्क प्रोवाइड कर रहा है। इस नेगेटिव वर्क की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। और इसी वजह से बॉल सिर्फ एक पर्टिकुलर हाइट तक ही जा पाती है, और उसके बाद वो ग्रेविटी की हेल्प से नीचे की तरफ वापस डिस्प्लेस होनी शुरू हो जाती है। तो मतलब वेट नीचे तो लगातार ही एक्ट कर रहा होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो जाती है, वो बॉल वापस नीचे जमीन की तरफ आ जाती है। बात को समझे क्या हुआ? तो जैसे मैंने बॉल को ऊपर फेंका, उस टाइम उसमें पॉजिटिव वर्क था, जिसकी वजह से वो एनर्जी गेन करता है, वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। लेकिन ये ग्रेविटी क्या कर रही थी? उसकी एनर्जी को लगातार खत्म कर रही थी। क्यों? इट इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव वर्क हो रहा है उसमें, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी खत्म हुई, हाईएस्ट पॉइंट पे गया। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई, अब वो ऊपर नहीं जा सकता, और उसके बाद जो हमारा क्या है नाम है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, वो डोमिनेट कर जाता है, और वो उसको दोबारा अपनी जमीन पे ले आता है। तो इसी तरीके से एक ही मूवमेंट के अंदर आपको मैंने बता दिया कि पॉजिटिव वर्क कब हो रहा है और नेगेटिव वर्क कब हो रहा है। सो बहुत सिंपल चीज है, बट आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वर्क कब हो रहा है, नेगेटिव वर्क कब हो रहा है। धक्के से याद नहीं करनी चीजें, मैं आपको पहले बता रहा हूं। क्रैमिंग करोगे नंबर कभी नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। चीजों को समझो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, चीजों को समझो, अच्छे से समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो इसके साथ हमने ये सीख लिया कि हमारा नेगेटिव वर्क क्या होता है। अब हम बात करेंगे तीसरा बट सबसे इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में, जिसको बोलते हैं जीरो वर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार, जीरो वर्क। तो जीरो वर्क क्या चीज होती है? मतलब वर्क जीरो का मतलब क्या हुआ? ना तो इसमें गेन हो रहा है, ना ही इसमें लॉस हो रहा है, और ऐसे वर्क भी हमें चाहिए। आई टेल यू कैसे।
एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा और यही एग्जांपल पता नहीं किसी किसी रूप में बार बार पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से समझ जाइए। मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे अर्थ है, तो दिस इज माय अर्थ। अर्थ के अराउंड हमारा जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अर्थ के अराउंड जो हमारा सैटेलाइट है, ये मेरा सैटेलाइट हो गया, ये क्या कर रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी फोर्स है रिस्पॉन्सिबल सैटेलाइट को रिवॉल्व कराने के लिए अराउंड द अर्थ, तो जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी हुई है, मतलब फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से समझा है, सर्कुलर मोशन को अच्छे से समझा है, अगर नहीं समझे तो काइंडली उसको जरूर देखें, वहां पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो वो होती है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और फोर्स को कहा जाता है, मतलब उस फोर्स को कहा जाता है जो एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर और जो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने में हेल्प करता है। तो इस केस में होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या यार, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है सैटेलाइट और अर्थ के बीच में, ये प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से एक बॉडी, जो मतलब बॉडी नहीं सैटेलाइट, सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद ए कांस्टेंट स्पीड। विद ए कांस्टेंट स्पीड, याद रखे कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा ये। तो ये फोर्स क्योंकि एक्ट कर रही है टुवर्ड द सेंटर, और अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे डिस्प्लेसमेंट को शो करना है ना, सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट शो करना है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर मोशन में सी पार्ट में मैंने डिटेल में बताया है। नहीं याद आ रहा तो उसको जरूर देखें। तो हमें क्या करना पड़ता है कि किसी पॉइंट पर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट को शो करना है, सो फॉर दैट आई हैव टू मेक अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई। क्यों? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को सर्कुलर पाथ में दिखाने के लिए वी हैव टू मेक अ टेंजेंट। और इसके लिए भी कंडीशन होता है, क्योंकि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं वो एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटीज को दिखाने के लिए वी हैव टू मेक अ टेंजेंट ऑन द सर्कल। चलो लंबी बात को छोटी करते हैं, जल्दी से हम इस चीज को खत्म करते हैं। तो देखो बेटा, फोर्स एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट लग रही है इस डायरेक्शन में, तो जो एंगल एक्ट करेगा यहां से यहां, ये जो एंगल इनके बीच में, आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है। और जब थीटा आपका 90 डिग्री होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, प्लीज रिमेंबर ये मेरी फोर्स है, ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, एंगल है 90 डिग्री का, तो उस कंडीशन में कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 एंड देयरफॉर वर्क आपका 0 आ जाता है। और क्योंकि आपका वर्क 0 है, ना तो ये सैटेलाइट कोई गेन करेगा ना लॉस करेगा, वो एक फिक्स्ड स्पीड से लगातार अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा, लगातार घूमता रहेगा, लगातार घूमता रहेगा। तो इसलिए सैटेलाइट्स जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में लगातार घूमती रहते हैं, उनको कोई एक्सटर्नल एनर्जी की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपनी मोशन को मेंटेन करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पक्का। ऐसे और भी कई एग्जांपल है। अच्छा, जो ज्यादातर आपके क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से एक एग्जांपल ये भी है, ये भी बता ही देता हूं कि एक पर्सन है यार, उसके हाथ में एक रस्सी है, ठीक है, ये आपकी एक रस्सी है और रस्सी के साथ एक हमने कोई भी सामान, जैसे मतलब यार पत्थर मान लो, पत्थर बांधा हुआ है। अब उस पत्थर को देखोगे तो यार ये ना आपका सर्कुलर पाथ पे इस तरह से घूमेगा, लगातार ऐसे घूमता जाएगा। एंड फिर वही बात अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस पत्थर को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए, तो धागा रिस्पॉन्सिबल है, धागे में फोर्स होती है, उसको बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं? बोलो, टेंशन। और हाथ में भी टेंशन एक्ट करती है, बट वो बाहर की तरफ। देखिए ये दोनों जो फोर्सेज हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, क्योंकि कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। एक्शन रिएक्शन पढ़ा हुआ है हमने ढंग से इसके बारे में। तो अगर मैं इस पेबल के हिसाब से या मार्बल के हिसाब से सोचूंगा तो टेंशन अंदर की तरफ एक्ट करेगी, अगर आपके हाथ के हिसाब से सोचूंगा तो टेंशन आपकी बाहर की तरफ एक्ट करती है। चलिए, तो ये टेंशन एक्ट करेगी टुवर्ड द सेंटर और यही प्रोवाइड करेगी इसको सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसको एक सर्कुलर पाथ में लगातार कांस्टेंट स्पीड से घुमाता रहेगा। बात वही है कि अगर किसी पॉइंट पर इसकी डिस्प्लेसमेंट चेक करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट से बनाओगे, एंगल 90 बनेगा। सो देयरफॉर थीटा, क्योंकि ऑब्वियस है थीटा हमारा 90 डिग्री है, सो देयरफॉर हमारा जो वर्क है वो हमारा F इंटू एस इंटू कोस 90 डिग्री कहलाया जाएगा और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उस कंडीशन के अंदर उसका वर्क हमेशा 0 होता है, क्योंकि एंगल हमेशा 90 डिग्री बनता है। मैं बता दूं आपको, इतना डिटेल बताने के बाद भी आप में से काफी लोग ये लिखेंगे
कि सर्कुलर पाथ में ना, सो सिंस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो देयरफॉर हमारा वर्क जीरो होगा। ऐसा भाई हर बार नहीं होता, बात को समझें। अगर मैं आपको एक सर्कुलर पाथ का सिर्फ मतलब 1/2 डिस्टेंस दे दूं, मैं बोलूंगा सेमी सर्कल है, और आपको बोलूंगा मैं कि यार एक बॉडी ना इस सेमी सर्कल पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो बताइए उसका वर्क कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हमारा बन गया यहाँ पे 2r, ठीक है, फोर्स लगाया हमने, तो 2r इंटू एफ, ये हमारा आंसर होगा, और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, तो हर एक पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर, डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेगा, एंगल 90 बनेगा, देयरफॉर वर्क आपका जीरो आ जाएगा। हमेशा याद रखें, ईच एंड एवरी पॉइंट पे वर्क हमारा जीरो होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। मैं इतना एम्फेसाइज करके क्यों ये पॉइंट बता रहा हूं पता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी थर्ड टाइप के ऊपर बनते हैं, इसलिए इतने फोकस से बता रहा हूं। इसलिए ध्यान से समझो कि वर्क आपका कब जीरो है, कब आपका जीरो नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें मैंने आपकी यहां पे अच्छे से क्लियर कर दी हैं। इसके बाद बस हमारे पास आता है यार फिर से वही कि बताइए यार कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें वर्क आपका जीरो हो जाता है। अच्छा हाँ, उससे पहले एक बात और, आप अपनी बुक में कहीं ना कहीं देखोगे कि वर्क जो है ना वो आपका एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखा होता है, ठीक है। तो कई लोग बच्चे मुझे पूछते हैं सर इसका मतलब क्या होता है, तो मैं एक बार बता देता हूं। देखिए यार फोर्स जो है ना एक्चुअली में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूं वो भी ऑफ कोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कईयों के मन में आता है कि सर तो वर्क भी तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सवाल ये कि सर ये क्या पंगा पड़ गया? पंगा कुछ नहीं है, मैं बता देता हूं बेटा। वर्क एक्चुअली में एनर्जी का ही पार्ट है, एनर्जी हमारा स्केलर होती है, वर्क भी हमारा स्केलर है। देखिए जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। जब हमारे पास एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में क्रॉस का निशान आ जाए तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट हम कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, मैं जस्ट बता ही रहा हूं आपको। और दूसरा होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट जो आप अभी यहां देख रहे हो, जिसमें एफ वेक्टर और एस के बीच में एक डॉट का निशान लगाया हुआ है। इसका एक मतलब होता है, मतलब ये कि जब कभी किसी दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो स्केलर होगा आपका। और जब किसी में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो जो भी आंसर आता है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। जब भी वेक्टर प्रोडक्ट होगा इसके अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व होता है, और जब भी कॉस डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसमें हमेशा कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है, जैसे कि आप देख सकते हो एफएस कॉस थीटा इसमें आता होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये 11th का पार्ट है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। और किसी को मान लो इसके अंदर भी डिटेलिंग चाहिए तो मैंने 11th का वेक्टर्स के ऊपर वीडियो अपलोड किया हुआ है, वहां पे डिटेल बताया हुआ है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कहां से साइन आया, कहां से कॉस आया, इतनी डिटेलिंग बताई हुई है ना उसमें। आप जाइए वहां देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट की मेथोडोलॉजी के हिसाब से मल्टीप्लाई किया गया है, जिसका जो फाइनल आंसर आता है वो एक स्केलर प्रोडक्ट आता है। आई होप यार यहां तक क्लियर हो गया होगा। श्योर? आगे चल रहा हूं फिर मैं, चलिए। ये सब करने के बाद हमारे पास आती है कंडीशन फॉर वर्क टू बी जीरो। मतलब मुझे आप वो कंडीशंस बताइए, कंडीशंस आपने बतानी है, कंडीशंस जब हमारा वर्क जो है वो जीरो होता है। ये जब फोर्स एक्ट कर रही हो तभी, ये मत कहना सर फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क नहीं लगेगा, ये नहीं, फोर्स लग रही है उसके बावजूद भी कब जीरो होगा। तो सबसे पहली कंडीशन बड़ी सिंपल है यार, देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। सो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, बाकी सब इसके स्पेशल केसेस है। तो बेटा देखो 1 नंबर पे आता है कि अगर आपका एस ही जीरो हो जाए तो क्या करेंगे। मतलब जैसे वो दीवार का एग्जांपल दिया था वॉल का, अगर मान लो ये वॉल है, ठीक है, और तुम इसमें खड़ के लगातार पुश कर रहे हो इसको, वॉल तो आपका मूव नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप क्या कहेंगे यार, इसमें वर्क भी आपका जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द वन वे ऑफ डूइंग दिस। सेकंड पार्ट इसमें ये बोलता है कि जब आपका थीटा 90 डिग्री हो जाए, जो मैं बार बार चीख के आपको इतना बताया मैंने, क्योंकि जब एंगल हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो अगर हमारा 90 डिग्री हो जाता है तब भी वर्क हमारा जीरो हो जाता है, क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू है वो हमारी जीरो होती है, इस वजह से वर्क हमारा जीरो हो जाता है। अच्छा, वर्क जीरो का एक एग्जांपल और है जो बड़ा मशहूर है, वो है कुली वाला। ठीक है, इफ आई रिमेंबर, कुली वाला भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। कुली वाला एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक कुली है, उसके सिर पे सामान रखा हुआ है और वो उस सामान को लेकर हॉरिजॉन्टल पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है।
तो वो बोलता कि यार बताइए कितना वर्क कर रहा है कुली आपका। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं, कुली कोई भी काम नहीं कर रहा फिजिक्स के हिसाब से। मतलब ये कि अगर मैं इनके वेट्स को देखूं तो वेट कहां एक्ट करेगा, वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा आपका डाउनवर्ड, राइट। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी इस डायरेक्शन में हो रही है, तुम्हारा एंगल बनेगा 90 डिग्री। वर्क एंगल 90 डिग्री बन गया, मतलब वर्क क्या होता है बेटा, एफ एस कोस 90 डिग्री करूंगा तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो उसकी वजह से कुली कोई भी काम नहीं कर रहा। तो सवाल आता है कि सर इसका हम उसको ऐसे पैसे दे जा रहे हैं। नहीं, अगर फिजिक्स के हिसाब से भी बात करूं तो जब वो सामान को उठाता है और उठा के नीचे रखता है, बस उस टाइम तो वर्क कर रहा ना, बस आप उसी के नाम पे पैसे दे रहे हो। और अदरवाइज फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं होगा अगर वो सिर पे सामान रख के चल रहा है तो। आई होप क्लियर है यहां तक आपको बात, राइट। पक्का? अगर पक्का है तो नीचे कमेंट में लिखो हाँ जी सर समझ में आ गया, बिल्कुल लिख दो, लिख दो, जल्दी करो। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि थोड़े व्यूज वैज बने हमारे भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है बच्चे वो ये आता है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा ये आता है कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बताइए क्या होगा। वैसे मैं बता चुका हूं मगर फिर भी चलो बता देता हूं। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये बताइए क्या है। बहुत सिंपल है, वैसे मैं करा चुका हूं लेकिन चलो आप लोगों के लिए एक बार फिर बता देता हूं। देखो बेटा, मेरा बॉडी है जिसका मास m है, इसका जो वेट है मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, इस केस में हमारे पास mg होगा। एंड mg नीचे एक्ट कर रहा है, वेट होता है, याद रखे वेट होता है। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है और मान लीजिए वो किसी हाइट h से फेंका गया था, h से हाइट फेंका गया था। तो बेटा मुझे वर्क निकालना है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू डायरेक्शन सेम है, तो थीटा हमारा यहाँ पे 0 डिग्री है। फोर्स की जगह पे mg आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हाइट h आ जाएगी। सो देयरफॉर वर्क का फॉर्मूला बन जाता है mgh cos 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, तो आंसर आ गया mgh। सो सिंपल सी बात है यार। अब आप किसी भी बॉडी को किसी हाइट से अगर फेंकोगे तो उस टाइम में अगर आपसे बोलेंगे वर्क कैलकुलेट करो तो आंसर है mgh है। सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, अपना आंसर पाओ, सिंपल सी बात, ज्यादा इसमें हमने बहसबाजी नहीं करनी। चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, यूनिट्स के बारे में बात करें फटाफट यार। अब हम बात करेंगे बेटा यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में कि भाई यूनिट ऑफ वर्क क्या है। ध्यान से देखिए। तो देखिए, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं वर्क की तो वो जूल होता है, जे से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस की बात करूं तो वो हमारा अर्ग होता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। देखिए हमने पढ़ लिया है कि हमारा एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क होता है। तो अगर मेरा फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर की हो जाती है तो जो वर्क हमारा होगा वो 1 जूल का होगा। ये मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको अगर डेफिनेशन आ जाए, वैसे 90% चांस नहीं है कि नहीं आएगा, अगर आ जाए तो आप बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू डिस्प्लेस द बॉडी बाय 1 मीटर। तो 1 जूल ऑफ वर्क हमारा हो जाता है। समझ में आ गया जी। अच्छा, इसके अलावा ना 2-3 बातें समझ लो कि एक जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है। देखिए यार 1 जूल मतलब हो गया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन में हमारे पास 10⁵ डाइन्स होते हैं और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। तो बेस सेम और पावर ऐड करेंगे तो 10⁷ आ जाएगा, दैट इज डाइन सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी डाइन सेंटीमीटर को अर्ग कहते हैं, तो 10⁷ अर्ग मेरे पास आ चुका है। तो याद रखें बेटा 1 जूल हमारा 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। समझ में आ गया। इसके अलावा यार हम डिफरेंट यूनिट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिफरेंट मतलब हायर यूनिट्स 1 किलो जूल। अब देखो किलो बोल दिया मतलब 1000 है यार, 1000 जूल, ठीक है। 1 मेगा जूल की बात करें तो 10⁶ जूल है। 1 गीगा जूल तो 10⁹ जूल है। तो इस तरह से बेटा हमारे पास कन्वर्जन है, हम चाहें तो जितने भी इसमें कर सकते हैं। तो जहां तक मैं देख रहा हूं मैंने आपको ऑलरेडी काफी कुछ जो है यहाँ पे कवर कर दिया है। ये सारा क्रक्स पॉइंट है। जितना कुछ जो भी गंदे मंदे क्वेश्चन जैसे भी बनते हैं, जो भी होता है वो सारा इसी में कवर आपका हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा इस टॉपिक में कोई भी रिक्वायरमेंट है। बाकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझ में आएगा। एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए, बट आई होप यहां तक आप प्रैक्टिस पहले कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों का सिर्फ होमवर्क यही है कि इस वीडियो को देख लिया है आपने अच्छे तरीके से, आप इस क्या कहते हैं इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना।
फिर बैक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा, न्यूमेरिकल तो मैं आपको करवाऊंगा ही, बट जितने भी क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क वाले सारे अटेम्प्ट करके देखना। अगर आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर आते होंगे तो मतलब आपको एक तो समझ में आएगा किस वैरायटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें यार, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कुछ नहीं कर सकते अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ अपने ये वीडियो को शेयर तो कर सकते हो ना, उतना कर दीजिए। जैसा करेंगे लोग देखेंगे, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो भी ठीक है, बट अगर आप अपनी तरफ से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।